Hello everyone, welcome to Civil वाला यूट्यूब चैनल. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो बेसिकली सेशन में आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम के लिए हम एक इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि ये इन दोनों एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी मेंस. हम मेंस में अपने आंसर को कैसे लिखते हैं, कैसे हम दूसरे बच्चों से अपने आंसर को डिफरेंट लिखते हैं, वो हमें मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर दिलाता है और फिर हमें एक अच्छी रैंक, अच्छी पोजीशन मिलती है और हम मेंस को ईजिली क्वालिफाई कर पाते हैं. तो बेसिकली आज का सेशन इसी के ऊपर है कि हम अपने आंसर को कैसे लिखें. हाउ टू क्राफ्ट इफेक्टिव आंसर्स फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस मेंस. सो आंसर राइटिंग एक आर्ट है. आप इसे एक दिन में नहीं सीख सकते. अगर आप चाहें कि आपके एग्ज़ाम पास में है, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद बचे हुए टाइम में आप मेंस के लिए आंसर की प्रैक्टिस करोगे, आप लिखोगे, आप लिख तो लोगे, बट जो एक इम्पैक्टफुल और प्रैक्टिस बेस्ड जो आंसर होते हैं वो निकल के नहीं आएंगे. इसके लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको पहले से ही अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है पूरे सिलेबस को लेकर के, कि आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, अपने प्री और मेंस एग्ज़ाम दोनों को कंबाइन करके उस वे में समझना है. और सेकंड स्टेप ये है कि जब आपने अच्छे से अपने उसको समझ लिया और जान लिया कि आपका सिलेबस बेसिकली क्या है, तो आपने जंप करना है अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए. और इसलिए कहते हैं कि आर्ट है, और आर्ट आपको एक दिन में नहीं आती. आपने धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, डे बाय डे करनी होती है, अपने आप को उस एग्ज़ाम के माहौल में डाल के, अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में समझ करके आपने प्रैक्टिस करनी है. तब जा कर के कहीं आपका एक अच्छा रिज़ल्ट निकल के आता है. तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा और एफिशिएंट मैनर में आप आंसर लिख सकेंगे. इसके लिए आपका मतलब आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस क्वेश्चन को लेके, उस टॉपिक को लेके, कि आपने उसको अच्छे से समझा या नहीं समझा. फिर आपने एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, अपने आंसर को बहुत इम्पैक्टफुल वे में लिखना है, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ लिखना है. सो इन सारी चीज़ों को कैसे करना है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड देने के लिए आज सेशन में मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो बेसिकली अगर हम देखें, आपने इसके पहले यूपीएससी के पेपर देखे होंगे और आपने पीवाईक्यू की एनालिसिस करी होंगी. तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव वर्ड्स, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर नहीं होते. उसमें कुछ कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक किसी क्वेश्चन में लिखा होता है डिस्कस, किसी में एनालाइज, किसी में क्रिटिकल एग्जामिन, इवेलुएट, डिस्क्राइब. ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं. जब तक हम इन वर्ड को समझेंगे नहीं अच्छे तरीके से, हमारी इन वर्ड पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक हम किसी भी आंसर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही वो वर्ड होते हैं जिन्हें हमें पकड़ना होता है और इन्हीं वर्ड को लेकर के हमें अपने आंसर को प्रेजेंट करना होता है एक अच्छे मैनर में. तो जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो मैं बेसिकली आपको कुछ वर्ड्स एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप जब भी आंसर राइटिंग करें, अपने आंसर लिखें, तो आपको ये समझ में आए कि हमें इस आंसर में बेसिकली लिखना क्या है. जैसे कि जब कोई आंसर होता है, या सॉरी, जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें अगर लिखा होता है बेसिकली डिस्कस करने के लिए, तो डिस्कस में हम बहुत ही मतलब एक न्यूट्रल टोन में अपनी दोनों साइड को, पॉजिटिव नेगेटिव सारे साइड को बहुत ही न्यूट्रल टोन में, न्यूट्रल वे में प्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए. अगर एनालाइज लिखा हुआ है तो हम उसका एक इन डेप्थ व्यू देते हैं. जैसे कि 2023 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था जीएस पेपर 2 में, कि एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडीज़ इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस एट लोकल लेवल. ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोकल बॉडी है उसके रोल को एनालाइज करना है और हमें प्रोवाइड करना है कि गुड गवर्नेंस का रोल क्या है एट लोकल लेवल पे. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें उसका एक इन डेप्थ व्यू देना है. तो जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हम उसको अच्छे वे में लिख नहीं सकते. जैसे एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं. जो क्वेश्चन था कि एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज़ विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन. मतलब कि इलेक्टोरल रिफॉर्म की नीड क्या है उसको एग्जामिन करना है. जैसे कमेटीज़ ने इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए कमेटीज़ बनी थी और उन्होंने क्या सजेशन दिए थे उसको ध्यान में रखते हुए और वन नेशन वन इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हमें इस पूरे क्वेश्चन की एग्जामिन करनी है. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे, उसका एक फेयर जजमेंट लिखेंगे. तो इस तरीके से हर क्वेश्चन की जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है.
और क्वेश्चन की डिमांड को बेसिकली समझा जा सकता है इन डायरेक्टिव वर्ड से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा है इवेलुएट, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है इवेलुएट। तो इवेलुएट में हम उसके प्रोज कॉन्स को देखते हैं, और प्रोज कॉन्स के लिए जो गिवन स्टेटमेंट होता है उसको देखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे ना, इवेलुएट, राइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। उसका प्रोज क्या है, उसका कॉन्स क्या है। किसी में लिखा आता हुआ है इलुसिडेट और एक्सप्लेन, तो उसमें हमको उसके सारे एस्पेक्ट्स लिखने होते हैं विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। हमें उसमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना उस क्वेश्चन को, और उसके सारे एस्पेक्ट्स को लिखना है। अगर लिख रहा है डिस्क्राइब, तो हमें सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखना है उस क्वेश्चन का, नाइदर क्रिटिसाइज नॉर यू एनालाइज। तो इसके लिए आपने एक चार्ट डाउनलोड करना है। आप देखोगे कि गूगल पे हैं, तो आपने पहले इन वर्ड्स को अपने सामने लगाना है, पेस्ट करना है, और इन वर्ड्स ने समझना है, उसके हिसाब से आपने आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई बेसिकली आई एम फोकसिंग ऑन दीज वर्ड्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, एंड उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन है, अब हमें ये पता चल गया कि डायरेक्टिव वर्ड्स क्या हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है, सबसे पहले भी किसी क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, और दूसरा पार्ट है बॉडी, थर्ड होता है कंक्लूजन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम कोई भी आंसर को लिखते हैं। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है वो किसी भी क्वेश्चन का 10 to 15% होता है। आपने कोई आंसर लिखा, उसका 10 to 15% जो होता है वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रोडक्शन ये शो करता है कि आपने क्वेश्चन को समझा और आप किसी चीज़ की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड है वो आपने समझ लिया। सबसे पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका एक माइंड मैप अपने दिमाग में बिठाया कि ये क्वेश्चन है और हमने इसका आंसर लिखना है। उसका एक होता है ना ब्लूप्रिंट, आपने अपने दिमाग में बनाना है, नहीं तो अपनी जो रफ पेपर हो कॉपी के पीछे, वहाँ पे आपने उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उसके बाद अपने किसी आंसर को लिखना स्टार्ट करना है, और इसके लिए आपने बहुत टाइम नहीं लेना है, हार्डली फ्यू सेकेंड्स और 1 मिनट, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए हार्डली 7 मिनट से मिलते हैं। क्योंकि बात ये होती है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम होता नहीं, नहीं आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कोई आंसर को बहुत टाइम दे सको। इसलिए क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स के होते हैं, तो उस मार्क्स के हिसाब से आपको 150 से 250 बीच में वर्ड्स के बीच में अपने आंसर लिखने होते हैं। ठीक, 150 से 250 वर्ड्स के बीच के आंसर को आपने कितने इफ़ेक्टिव वे में लिखा है, इस बात का ध्यान आपने रखना है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में डिवाइड करते हुए, कि इतने वर्ड्स में आपके तीनों पार्ट्स आ जाने चाहिए। तो इंट्रोडक्शन हार्डली 2 to 3 लाइन्स के होते हैं। अगर आपने टॉपर्स की कॉपी देखी हो, तो मैंने बहुत सारी ऐसी कॉपियाँ देखी हैं जिसमें मतलब 1 से 1.5 से 2 पेज में इतने अच्छे और सिंपल वे में आंसर्स लिखे होते हैं ना, कि मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगता है वो। इंट्रोडक्शन सिंपल से होंगे, बॉडी सिंपल, बट उसमें इतने फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स और डेटा, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें इतनी यूज़ हुई रहती है कि अपने आप वो आंसर्स बहुत ही इम्पैक्टफुल लगते हैं। क्योंकि आपने शायद एक बात पता हो कि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे बच्चों की कॉपी में बहुत टाइम लगा सकें। हार्डली उनके पास 5 मिनट होते हैं कॉपी चेक करने के लिए। तो आपको अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करना, अपने आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो एग्ज़ामिनर देखते उसे समझ में आ जाए कि आपके पास नॉलेज है, आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करने की नॉलेज है, और आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस चीज़ को शो करने में हमारी हेल्प करते हैं हमारे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपने यूज़ करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि एग्ज़ामिनर के माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसको देख के लगता है कि एस्पिरेंट ने अच्छे आंसर लिखे होंगे। तो अगर हम बॉडी की बात करें, ये मेन चीज़ होता है हमारे आंसर का। ये पूरे आंसर को बयां करता है एक तरीके से कि क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड क्या है। क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड को ये कैरी करता है, और इसी से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। और इसमें बेसिकली आपको हेडिंग, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, जो भी चीज़ें प्रेजेंट करनी है, डेटा, एग्जांपल, सब कुछ आपने इसके थ्रू करना होता है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि समराइज़ और जस्टिफाई करता है कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपने ओवरऑल व्यू नीचे इस कंक्लूजन में दे दे, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। हार्डली 7 मिनट्स में आपने सब कुछ लिख लिया।
और आपका आंसर एक फ्लो मैनर में होना चाहिए। लाइक आपने एक चीज़ पढ़ी, दूसरे बाद आपको पता है कि हाँ ये आई, और पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिखा गया, उसकी फ्लुएंसी नहीं टूटती है पढ़ने की, और वो समझ में अच्छे से आ रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी नीट हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल हो, पढ़ी जा सके, ये सब चीज़ें और एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब इसमें इम्प्रूव हेल्प करती हैं। बेसिकली हैंड राइटिंग बहुत तो नहीं, बट आपने कैसे उसको प्रेजेंट किया है वो बहुत मैटर करता है। एक टिप है कि अब कहते हैं कि 7-5-3 रूल होता है। अब मैं वैसे मैं देखूँ, जब मैं मार्केट से कॉपी परचेस करती हूँ उसमें भी लिखा हुआ था ऊपर वाले उस पर कि 7-5-3 रूल होते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास 7 मीन्स आपके पास 7 मिनट्स हैं, और लिस्ट 5 की पॉइंट्स, कोई फाइव की पॉइंट्स लिखने उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपने जो समझे हैं, और उसका 3 डायमेंशनल अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उस क्वेश्चन को समझा, उसका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है उस क्वेश्चन का, इस एस्पेक्ट को लेते हुए आपने वो आंसर लिखने हैं। ये प्रो टिप है, आपने इसको यूज़ करते हुए आंसर लिखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। उसके बाद एक चीज़ और है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन टेक्निक बहुत काम करती है। आपने अपने आंसर को दूसरों के आंसर से किस तरीके से बहुत ही इम्पैक्टफुल बनाया है, कैसे डिफरेंट बनाया है, क्योंकि जो आंसर होते हैं किसी के नंबर्स में कम, 1 नंबर 2 ऊपर नीचे कैसे होते हैं वो इसी से होते हैं। वैल्यू एडिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ में कोड डाल सकते हैं अगर नेसेसरी हो तो, और जैसे कमेटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, जैसे ARC की रिपोर्ट है या फिर पुंछी कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स हैं, तो इन चीज़ों को आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप अपने आंसर के सपोर्ट में करंट अफेयर में चल रही किसी भी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली करना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब एक इम्पैक्टफुल चीज़ें होती हैं कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट सिनेरियो में भी अच्छी नॉलेज है, तो इन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इससे क्या होता है कि आप मान लीजिए टाइम भी कम पड़ रहा है या फिर आपको अपने एक्सप्लेनेशन को स्पीड अप करना है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब मैं बात करूं अगर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स की, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल शो कर देती हूं कि आपने कैसे करना है उसको। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है, और ये है, ठीक। अब आपने ऐसे इसमें मान लीजिए कोई भी चीज़ आपने डाली, सोशल एस्पेक्ट्स के बीच में आपने लिखा, ठीक। उसके बाद इधर इधर ऐसे ऐसे करके आपने एक चार्ट बनाया, ठीक, और यहाँ पे आपने उसके 4 एस्पेक्ट्स लिख दिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए सर्कल में कोई भी चीज़ के अंदर लिखी मेन उसका पार्ट, और उसके बाद आपने इसको एरो के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत ही आपने अपनी पूरी बात छोटे से उसमें कैसे कह दी, ये इसमें अपने आराम से आ जाता है, आपको बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा आ रहा है, आपका आंसर अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे मैनर में शो हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, किसी चीज़ को ऐसे लिखा और फिर इस पर ऐसे ऐसे, तो बहुत सारे वेरियस मेथड होते हैं कि आप अपने डायग्राम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कैसे उसे बना सकते हैं। ये आपने जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अपनी चीज़ें समझ में आती रहेंगी कि आप उन चीज़ों को कैसे लिखना है, किस जगह पे आपको कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, या किस जगह पे आपने कौन सी चीज़ें करनी हैं, ये आपको फिर समझ में आते जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सब कुछ प्रैक्टिस पे होता है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दिस इज़ वेरी ट्रू इन दिस टर्म। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो और अगर हम देखें टाइम मैनेजमेंट, एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे साथ एक बार ये हुआ था कि मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम थे और आई वॉज़ वेरी गुड इन इंग्लिश, और मुझे लगा था कि मैं अपना पेपर बहुत अच्छे से करूँगी, 100 आउट ऑफ 100, बट मैंने इतने आराम से करना शुरू किया ना, मुझे लगा कि मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से दूँगी, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा टाइम अप हो गया, और मैंने अपने एग्ज़ाम में सिर्फ 75 मार्क्स के क्वेश्चन को ही अटैम्प्ट करा था। मेरा बोर्ड एग्ज़ाम था, इंग्लिश का था, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा था कि 75 में जब मैंने रिज़ल्ट देखे, एग्ज़ाम आए थे, तो 73 नंबर मुझे मिला था उसमें से,
मतलब मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी थी। मैंने टाइम तो दिया, टाइम मैनेजमेंट बहुत बेकार हुआ मेरा, क्योंकि मेरा पेपर छूट गया था। तो आपने ये नहीं करना है, आपने अच्छा भी लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना और टाइम मैनेजमेंट करके चलना है। तो प्रैक्टिस, मैंने शायद प्रैक्टिस नहीं करी थी एग्ज़ाम के पहले इतनी ज़्यादा, मुझे लगा था कि मैं अच्छी हूँ इसमें तो मैं अच्छा कर लूँगी, बट ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है और मेरी उस मिस्टेक ने मुझे बहुत बड़ा लेसन दिया था कि आगे से फिर मैंने वो गलती कभी नहीं करी। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी, तब जाके मैंने वो करा। अपने टाइम को अब तो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको डेली अपना टाइम आंसर राइटिंग को देना। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि डेली 1 से 2 आंसर राइटिंग आप करें ही करें। सबसे बड़ी बात की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, PYQs, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, लाइक UPSC या फिर PCS, कुछ भी, PYQ इज़ लाइक रामबाण। आपने PYQ पढ़ा, उसके क्वेश्चन देखे, आपको एक आइडिया मिलता है और एक सही डायरेक्शन में आइडिया मिलता है कि आपने तैयारी कैसे करनी है। जितने मॉडल्स पेपर ये सारी चीज़ें होती हैं उनसे कुछ नहीं आता हुआ तो एग्ज़ाम में आप भी दे रहे हो एग्ज़ाम, आपको पता है कि कुछ नहीं होता। आपने UPSC और PCS के मॉडल रियल एग्ज़ाम के पेपर लेने हैं, उनको देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे फिर अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको भी लगे कि आपने एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करी, आप भटके नहीं अपने मार्क्स से। ठीक है, अपने आप की जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल एग्ज़ाम वाले माहौल में अपने आप को रख के हर दिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ऐसा लगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही हो और हर दिन आप अपने आंसर लिख रहे हो। और सबसे बड़ी बात कि आप आंसर लिख रहे हो तो आपको लगता है कि आपने आंसर अच्छा लिखा। जैसे जब मैं भी स्टार्टिंग में आंसर्स प्रैक्टिस करती थी तो मुझे लगता था मैंने अच्छा लिखा और मैं बहुत सारे पेजेस भर देती थी, लाइक एक पूरे पेज, क्योंकि जब आप पहली बार आंसर राइटिंग लिखते हो तो आपको समझ नहीं आता क्या सही लिखा क्या गलत लिखा। लेकिन जब आप रेगुलर आंसर लिखते हो ना तो आपको धीरे धीरे ये क्लियर होता जाता है कि आपने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि हार्डली आपको 150 से 250 वर्ड्स लिखने हैं, उसमें आप अपने सारे थॉट्स नहीं लिख सकते। आपके पास नॉलेज तो बहुत है, आपको समझ तो बहुत अच्छे से आया, लेकिन सब कुछ आप नहीं लिख सकते। ये सबसे बड़ा इसका चैलेंज है। सोचिए, आपने इतना कुछ पढ़ रखा और सिर्फ 150 वर्ड्स में कैसे लिखोगे आप। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके पास कोई ऐसा हो जो एक मेंटर हो, पीर हो, जिसने लिखा हो, मीन्स पहले जिसको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और जो आपकी कॉपी को इवेलुएट कर सके, आपको बता सके कि आपने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, आपने क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमारी जो सिविल वाला की टीम है वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराती है और हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं। आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा आपके आंसर के लिए, तो आप हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप को, इनिशिएटिव को आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही इम्पैक्टफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो आपको ज्वाइन करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, और आंसर राइटिंग सिर्फ एक डीप नॉलेज ही नहीं चाहती, जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने अपनी बातों को कैसे इफेक्टिव वे में लिखा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को कैसे समझा है, ओके, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, प्लान योर आंसर, प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़ क्लियरली एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। ठीक है, ताकि आप एक कॉन्फिडेंट इफेक्टिव आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी कर सकें और एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दें और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। ओके, सो ये था आज का सेशन और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका जो आंसर राइटिंग को लेके कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा और इसी तरह से हम बहुत सारी वीडियोस आपके लाते रहेंगे। और नेक्स्ट हम वीडियो कोशिश करते हैं कि जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं हम उसकी एक कंपैरिजन वीडियो लेके आपके सामने आए, ताकि आप भी समझ सकें कि बेसिकली आंसर्स लिखते कैसे हैं और अच्छा इम्पैक्टफुल आंसर कैसा होता है। तो आई थिंक ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।